सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और इस बेल आइकन को दबाकर हमारी वीडियो पाएं सबसे पहले। खंड 1 पैराडाइम्स और सिद्धांत। डेविड स्टार जॉर्डन ने एक बार कहा था, इस पूरी दुनिया में ऐसी कोई वास्तविक श्रेष्ठता नहीं है जिसे सही जीवन शैली से अलग किया जा सके। मैंने 25 साल तक व्यावसायिक, विश्वविद्यालय, वैवाहिक और पारिवारिक वातावरण में लोगों के साथ काम किया है। इस दौरान मैं ऐसे बहुत से लोगों के संपर्क में आया हूं जिन्होंने बाहरी तौर पर अविश्वसनीय सफलता हासिल की है। इसके बावजूद मैंने यह देखा है कि वे आंतरिक तौर पर अपने जीवन से संतुष्ट नहीं हैं। वे व्यक्तिगत सामंजस्य तथा प्रभावकारिता की कमी की वजह से परेशान हैं। वे लोगों के साथ स्वस्थ व मधुर संबंध बनाने के लिए हमेशा संघर्ष करते रहते हैं। मुझे लगता है कि उन्होंने जो समस्याएं मुझे बताई है उनमें से कुछ से आप भी परिचित होंगे। मैंने अपने करियर के जो लक्ष्य निर्धारित किए थे उन्हें मैं हासिल कर चुका हूं। मुझे व्यावसायिक दृष्टि से अप्रत्याशित सफलता मिली है, लेकिन मैं अपने व्यक्तिगत और पारिवारिक जीवन में इस सफलता की कीमत चुका रहा हूं। मेरी पत्नी और बच्चे अब मेरे लिए अजनबी हो चुके हैं। मुझे तो यह भी विश्वास नहीं है कि मैं खुद को जानता हूं। मैं शायद यह भी नहीं जानता हूं कि मेरे लिए वास्तव में क्या महत्वपूर्ण है। मुझे खुद से पूछना पड़ता है, क्या यह इतना मूल्यवान है कि इसके लिए इतना त्याग किया जाए। मैंने डाइटिंग की नई योजना बनाई है, इस साल 5वीं बार। मैं जानता हूं कि मेरा वजन बढ़ रहा है। मैं सचमुच दुबला होना चाहता हूं। मैं इस विषय पर प्रकाशित होने वाली नई पुस्तकों लेख नियमित रूप से पढ़ता हूं। लक्ष्य निर्धारित करता हूं। सकारात्मक मानसिक नजरिया की मनोवैज्ञानिक खुराक देकर खुद को प्रोत्साहित करता हूं। मैं यह सब कर रहा हूं, परंतु मैं नहीं जान पाता कि वास्तव में हो क्या रहा है। कुछ सप्ताह बाद सब कुछ टाटा फिश हो जाता है। मैं खुद से किए गए वायदों को नहीं निभा पाता। मैं प्रभावकारी मैनेजमेंट सिखाने वाले कई प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लिया है। अपने कर्मचारियों से मेरी अपेक्षाएं बहुत ज्यादा है। मैं इसके साथ मित्रतापूर्ण तथा सही व्यवहार करने की लगातार कोशिश करता हूं, परंतु मुझे नहीं लगता कि वे मेरे प्रति वफादार हैं। मुझे महसूस होता है कि अगर मैं किसी दिन बीमार पड़ जाऊं और ऑफिस ना जाऊं तो वे सारा दिन वाटर कूलर के आसपास खड़े होकर गपशप करते रहेंगे। मैं उन्हें आत्मनिर्भर और जिम्मेदार क्यों नहीं बना पाया, या इस तरह के कर्मचारी क्यों नहीं ढूंढ पाता हूं। मेरा किशोर पुत्र विद्रोही स्वभाव का है। वह नशीले पदार्थ का आदी हो चुका है। कि लाख कोशिश की, परंतु वह मेरी बात सुनता ही नहीं। मैं क्या करूं? करने के लिए बहुत काम है, पर समय बहुत कम है। मैं सप्ताह के 7 दिन, हर पल बदलाव और तनाव में रहता हूं। मैं टाइम मैनेजमेंट सेमिनार में गया और मैंने समय के प्रबंध की आधी दर्जन योजनाओं को आजमा कर भी देखा। हालांकि मुझे कुछ लाभ तो मिला, परंतु अब भी मुझे एहसास नहीं होता है कि मैं उतना सुखद, सफल और शांतिपूर्ण जीवन जी रहा हूं जितना मैं जीना चाहता था। मैं अपने बच्चे को परिश्रम का महत्व सिखाना चाहता हूं, परंतु उसने कोई भी काम करवाने के लिए मुझे हर कदम पर निगरानी रखनी पड़ती है और हर कदम पर उसकी शिकायतें भी सुननी पड़ती है। इसके बजाय उस काम को खुद करना ज्यादा आसान हो जाता है। बच्चे खुशी खुशी अपना काम क्यों नहीं करते? उन्हें बार बार टोकना क्यों पड़ता है? मैं व्यस्त हूं, सचमुच व्यस्त, परंतु कई बार मैं सोचता हूं कि मैं जो कर रहा हूं क्या वह वास्तव में महत्वपूर्ण है? क्या उसमें लंबे समय में कोई फर्क पड़ेगा? मैं वाकई यह सोचना चाहूंगा कि मेरे जीवन का कोई अर्थ था, इस दुनिया में मेरा आना सार्थक हुआ और मेरे कारण कोई फर्क पड़ा। मैं जब अपने मित्रों या रिश्तेदारों को सफल तथा प्रतिष्ठित होते देखता हूं तो मैं मुस्कुराकर उन्हें बधाई देता हूं, परंतु भीतर ही भीतर मैं जल भुन जाता हूं। मुझे क्यों ऐसा महसूस होता है? ये समस्याएं गहरी है और दर्दनाक भी, और ये ऐसी समस्याएं हैं जिन्हें तुरंत फुरत उपायों से नहीं सुलझाया जा सकता। कुछ साल पहले मैं और मेरी पत्नी सेंड्रा भी इसी तरह की समस्या से जूझ रहे थे। हमारे एक बेटे को स्कूल में बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। वह पढ़ाई लिखाई में कमजोर था।
टेस्ट में अच्छे नंबर लाने की बात तो छोड़ ही दीजिए, उसे तो यह भी नहीं समझ में आता था कि प्रश्न पत्र में दिए गए निर्देश का पालन कैसे किया जाए। सामाजिक दृष्टि से भी वह अपरिपक्व था और उसकी वजह से हमें अक्सर लज्जित होना पड़ता था। खेलकूद के लिहाज से वह छोटा और दुबला तो था ही, उसमें मानसिक तालमेल की भी कमी थी। उदाहरण के लिए, बेसबॉल खेलते समय कई बार वह पिचर की गेंद पास आने से पहले ही वह अपना बल्ला घुमा देता था। सब बच्चे उसकी हंसी उड़ाते थे। मेरी और सेंड्रा के मन में उसकी मदद करने की प्रबल इच्छा थी। हमें यह एहसास था कि अगर सफलता जीवन के किसी क्षेत्र में सचमुच महत्वपूर्ण है तो यह माता पिता की भूमिका में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इसलिए हमने अपने बेटे के प्रति अपने नज़रियों को व्यवहार और सुधार की कोशिश की। इसके साथ ही हमने उसके नज़रिए और व्यवहार को भी सुधारने की कोशिश की। हमने सकारात्मक सोच की तकनीकों का प्रयोग करके उसे मनोवैज्ञानिक रूप से प्रोत्साहित करने की कोशिश की। शाबाश बेटे, तुम यह काम कर सकते हो। हम जानते हैं कि तुम यह काम कर सकते हो। बल्ले पर अपने हाथ थोड़े ऊपर रखो और नजरें गेंद पर जमाए रखो। जब तक गेंद करीब ना आ जाए तब तक अपना बल्ला ना घुमाना। अगर उसमें थोड़ा सा भी सुधार दिखता था तो हम उसका उत्साह बढ़ाने के लिए उसकी बहुत ज़्यादा तारीफ करते थे। बहुत बढ़िया बेटे, ऐसे ही करते रहो। जब दूसरे बच्चे उसकी हंसी उड़ाते थे तो हम उसे डांट देते थे। उसे मत चिढ़ाओ, उसे अकेला छोड़ दो, वह अभी सीख रहा है। हम इस तरह अपने बेटे इस पर हमारा बेटा रोने लगता था तथा निराश होकर कहता था वह कभी अच्छी तरह नहीं खेल पाएगा और वैसे ही उसे बेसबॉल पसंद नहीं है। हमने बहुत कोशिश की, परंतु जब स्थिति में खास सुधार नहीं हुआ तो हम सचमुच चिंतित हो गए। हमें साफ नजर आ रहा था कि इसका उसके आत्मसम्मान पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ रहा था। हमने उसे प्रोत्साहित करने की, उसकी उम्मीद करने की, सकारात्मक रहने की बहुत कोशिश की। बहरहाल जब हम बार बार असफल हुए तो आखिरकार हमने पीछे हटकर स्थिति को अलग दृष्टिकोण से देखने का निर्णय लिया। उस समय मैं देश भर के कई प्रतिष्ठित संगठनों में नेतृत्व विकास संबंधी प्रशिक्षण दे रहा था। मैं IBM के एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट प्रोग्राम के प्रशिक्षणार्थियों के लिए संप्रेषण और अनुभूति विषय पर द्वैमासिक कार्यक्रम तैयार कर रहा था। जब मैंने इन कार्यक्रमों को तैयार करने के लिए शोध किया तो मेरी दिलचस्पी खास तौर पर उस विषय को में जागृत हुई कि हमारी अनुभूतियाँ किस तरह विकसित होती हैं, वे हमारे देखने के नज़रियों को किस तरह निर्धारित करती हैं और हमारा देखने का नज़रिया किस तरह हमारे व्यवहार को निर्धारित करता है। जब मैंने आशावादी के सिद्धांत और पिग्मेलियन प्रभाव यानी स्वयं पूर्ण होने वाली आशाएं का अध्ययन किया तो मुझे यह समझ में आया कि हमारी अनुभूतियां कितनी गहराई में स्थिर होती हैं। इससे मुझे सिखाया कि हमें दुनिया को देखने के साथ साथ अपने उस जब मैंने आशावादिता के सिद्धांत और पिग्मेलियन प्रभाव यानी स्वयं पूर्ण होने वाली आशाओं का अध्ययन किया तो मुझे यह समझ में आया कि हमारी अनुभूतियां कितनी गहराई में स्थिर होती हैं। इसने मुझे सिखाया कि हमें दुनिया को देखने के साथ साथ अपने उस लेंस पर भी गौर करना चाहिए जिसके द्वारा हम दुनिया को देखते हैं। इसने मुझे सिखाया कि लेंस ही दरअसल यह तय करता है कि हम दुनिया को किस रूप में देखते हैं। जिस अवधारणाओं को मैं IBM में सिखा रहा था उसके परिप्रेक्ष्य में मैंने और सेंड्रा ने अपनी स्थिति का अवलोकन किया। ऐसा करने पर हमें यह एहसास हुआ कि हम अपने बेटे की मदद करने के लिए जो कर रहे थे वह उस तरीके से मेल नहीं खाता जिस तरीके से हम उसे सचमुच देखते हैं। जब हमने अपनी गहनतम भावनाओं की ईमानदारी से जांच की तो हमने पाया कि हमारी अनुभूतियां यह थी कि वह मूलतः अयोग्य और पिछड़ा हुआ था। हमने अपने नज़रियों और व्यवहार पर चाहे जितनी मेहनत की हो परंतु हमारी कोशिशें इसलिए कामयाब नहीं हुई क्योंकि अपने सकारात्मक व्यवहार तथा शब्दों के बावजूद हम दरअसल उस तरह का संदेश पहुंचा रहे थे, तुम सक्षम नहीं हो, तुम्हारी रक्षा करनी पड़ती है। हमें यह एहसास होना शुरू हो गया कि अगर हम स्थिति को बदलना चाहते हैं तो पहले हमें खुद को बदलना होगा और खुद को प्रभावशाली रूप से बदलने के लिए हमें सबसे पहले अपनी अनुभूतियों को बदलनी होगी। अनुभूतियों पर मेरे शोध के अतिरिक्त इसी दौरान मैं 1776 के बाद से अमेरिका में प्रकाशित सफलता तथा लिखे साहित्य का गहन अध्ययन कर रहा था।
मैंने आत्म सुधार, लोकप्रिय मनोविज्ञान और सेल्फ हेल्प जैसी विषयों पर सैकड़ों पुस्तकें, लेखक तथा निबंध पढ़े, जिन सिद्धांतों को एक स्वतंत्र तथा लोकतांत्रिक समाज सफल जीवन की कुंजी मानता था, उन सब का सार मेरी उंगलियों पर था। जब मैं सफलता पर पिछले 200 वर्ष में लिखी गई सामग्री का अध्ययन किया तो मुझे उसमें एक आश्चर्यजनक पैटर्न नजर आया। चूंकि मैं खुद कष्ट में था और मैंने अपने आसपास के बहुत से लोगों के जीवन तथा संबंधों में भी कष्ट देखा था, इसलिए मुझे यह प्रबल एहसास हुआ कि पिछले 50 वर्षों का अधिकांश सफलता संबंधी साहित्य सतही था। इसमें सिर्फ सामाजिक छवि बनाने की सजगता, तकनीकें और तुरंत समाधान बताए गए थे। एक तरह से सफलता का यह साहित्य सामाजिक बैंड एड और एरिना जैसे तुरंत उपायों से भरा हुआ था, जिसके माध्यम से गंभीर समस्याओं को सुलझाने के प्रयास किए जाते थे। हालांकि कई बार इससे समस्या कुछ समय के लिए सुलझ भी जाती थी, परंतु इसके बावजूद दीर्घकालीन समस्याएं ज्यों की त्यों बनी रहती थी, अंदर ही अंदर फैलती रहती थी तथा बार बार उभर कर आती थी। इसके ठीक विपरीत पहले 150 वर्ष का सफलता संबंधी लगभग सारा साहित्य चरित्र को सफलता की नींव मानता था और चरित्र आधारित नीति शास्त्र पर केंद्रित था। इसमें सत्यनिष्ठा, विनम्रता, वफादारी, संयम, साहस, निष्पक्षता, धैर्य, परिश्रम, सादगी, आडंबरहीनता और स्वर्णिम नियम जैसे चरित्रगत गुणों को ज्यादा समावेश किया गया था। बेंजामिन फ्रैंकलिन की आत्मकथा चरित्र आधारित नीति शास्त्र का प्रतिनिधित्व करती है। यह मूलतः एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जिसने कुछ सिद्धांतों और आदतों को अपने चरित्र में गहराई से स्थापित किया। चरित्र आधारित नीति शास्त्र सिखाता है कि प्रभावकारी जीवन के कुछ मूलभूत सिद्धांत होते हैं और लोगों को अच्छी सफलता तथा स्थायी सुख का एहसास तभी हो सकता है जब वे इन सिद्धांतों को सीखकर उन्हें अपने जीवन में ढाल लें। बहरहाल प्रथम विश्व युद्ध के बाद सफलता का आधारभूत दृष्टिकोण चरित्र आधारित नीति शास्त्र से हटकर उन चीज केंद्रित हो गया जिसे हम व्यक्तिगत आधारित नीति शास्त्र कह सकते हैं। व्यक्तित्व, सार्वजनिक छवि, नजरिए और व्यवहार को सफलता का आधार माना जाने लगा। सफलता संबंधी संबंधों को सुचारू बनाने की योग्यता और तकनीकों पर आधारित हो गई। इस व्यक्तिगत आधारित नीति शास्त्र ने मूलतः 2 राहें चुनी। पहला, मानवीय और सामाजिक संबंध में लोक व्यवहार की तकनीकें, और दूसरा, सकारात्मक मानसिक नजरिया। इस जीवन दर्शन का कुछ हिस्सा प्रेरक और कई बार उचित सूक्तियों में व्यक्त हुआ, जैसे आपका नजरिया आपकी सफलता तय करता है। त्योरियां चढ़ाने के बजाय मुस्कुराने से अधिक दोस्त बनते हैं, और इंसान अपने मस्तिष्क में जिन चीज की कल्पना कर सकता है और विश्वास कर सकता है उसे वह हासिल भी कर सकता है। व्यक्तिगत आधारित नीति शास्त्र के कई अन्य पहलू भी थे जो साफ तौर पर गुमराह करते थे, यहाँ तक कि धोखा देते थे और लोगों को प्रोत्साहित करते थे कि वे इन तकनीकों का प्रयोग सिर्फ इसलिए करें ताकि लोग उन्हें पसंद करें।